हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सभी की? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का टॉपिक बच्चों। तो क्लास 12th के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ सेल्स क्या होता है, ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, जैसे सेल क्या होता है। सेल एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। आप सभी ने देखा है इन्वर्टर हमारे घर पे, बैटरी होगी, ठीक है, उसके साथ जो बैटरी लगी होती है, या जो सेल हो गए हम घड़ी में डालते हैं, रिमोट में डालते हैं, क्लियर है, ओके। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या करता है? EMF of cells is the maximum potential difference between two terminals of the cell when cell is in open circuit। सेल के बीच में, मतलब किसी सर्किट के अंदर आपने एक सेल को लगा रखा है, उस सर्किट के अंदर जो की है उसकी वो आपने निकाल रखी है, मतलब वो ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्लियर है, उसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता है बच्चों? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals of the cell when the cell is in open circuit। क्लियर हो गया? The EMF of a cell is a cause। ये cause होता है, ठीक है। EMF क्या है? एक रीजन है, किस चीज के? करंट के फ्लो का। And it is used for source of electric current। It depends upon the nature of the electrolyte। जो आपका सेल है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के। क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस के क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर मैं यहां पे W को लिख दूं 1 जूल, Q को लिख दूं 1 कूलम, तो EMF क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या होता है EMF? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अच्छा एक चीज और बच्चों, EMF को हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे V से, क्लियर है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब हम इसी सर्किट में जिसमें आपका सेल लगा है उसमें की को ऑन कर दें, मतलब करंट को चलने दें, तो क्या कहते हैं ये? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन क्लोज सर्किट। समझ में आ गया? क्लोज सर्किट के अंदर। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा ये दोनों चीजें अलग अलग तरीके से। समझ में आ गई बात? जब सर्किट ओपन हो तो सेल कैसा रहेगा? ईएमएफ वाला। जब सर्किट क्लोज्ड हो तब क्या रहेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी बात, इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर फ्लोइंग। V इज इक्वल टू आई आर, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ। तो V जो होता है डिपेंड करता है करंट के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर। समझ में आ गई बात? फटाफट नोट करो इसको। हाँ बच्चों, अब करते हैं इसके अंदर रिलेशन बिटवीन E, V एंड R। रिलेशन निकालना है हमें किस किस के बीच में? EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। तो मैंने यहां पे एक सर्किट बना दिया, इस सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ एक सेल कनेक्ट कर दिया, और सेल का ये जो R है ये क्या है? हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोड्स का। इसके साथ कनेक्ट कर दी एक की। अब पहले डायग्राम में देखो की क्या है? ओपन है। जब की ओपन होती है तो उस समय I क्या होगा? 0 होगा ना। करंट फ्लो कैसे करेगा? जब आपने बटन ही नहीं दबाया। तो यहां पे V की वैल्यू क्या होती है? E होती है। समझ में आ गया? आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर होती है? ईएमएफ के इक्वल होती है, दोनों सेम होते हैं। दूसरा केस, जब हम करंट ड्रॉ करवाते हैं सेल से, तो करंट ड्रॉ कब होगा? जब की क्या होगी? यहां पे क्लोज्ड होगी। तो यहां क्या है? की क्लोज्ड है। अब यहां पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? E बाय आर प्लस आर। फॉर्मूला होता है ना आई, देखो करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड बाय क्या होता है? करंट, सॉरी रेजिस्टेंस।
तो करंट की वैल्यू पोटेंशियल बाय में रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल आर है, इंटरनल छोटा आर है, दोनों सीरीज में इनको जोड़ दिया, यहां लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, आई की मल्टीप्लाई करो, आई आर हो गया, प्लस में आई स्मॉल आर हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, ई हो गया। आई आर क्या होता है, वी होता है, और ई, इस आई आर को यहां ले गए तो वी की वैल्यू क्या आ गई, ई माइनस आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये, ई माइनस आई आर। जब आप घड़ी में सेल डाल देते हो या आप फोन यूज कर रहे हो, उस समय सेल की बैटरी खर्च हो रही है, तो उसको लिखते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्लियर है? इस समय पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम है, किससे, ईएमएफ से, इसीलिए फ्लो हो रहा है करंट का। समझ में आ गया? दूसरी बात, जब सेल चार्ज हो रहा है, आपका फोन डिस्चार्ज हो गया, आप उसको चार्ज करते हो, तो यहां पे क्या आ जाता है, ई प्लस आई आर। इस सिचुएशन में आप ये कह सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ से बड़ा होता है। कैसे? आपका सेल क्या है, छोटा, मतलब खाली हो गया, आपने उसको चार्जर पे लगाया, चार्जिंग में क्या है, मान लो 220 वोल्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट है, आपके फोन में कितना है, मान लो खाली है, बिल्कुल जीरो हो गया, तो बड़ा कौन हो गया, जो जहां से चार्ज सप्लाई हो रही है, तो यहां पे E प्लस आई आर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद तो यहां पे V की वैल्यू क्या है, बड़ी होती है E से। ये दोनों बातें ध्यान रखना। जब सेल खत्म हो रहा है तो मतलब डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग पे क्या होता है, E माइनस आई आर, और जब चार्ज करते हो तो क्या होता है, E प्लस आई आर। अगली बात, इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि नाम नहीं पता तो फॉर्मूला याद कर ही नहीं सकते आप। तो ईएमएफ ऑफ सेल, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वी क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। फिर करते हैं वापस ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होता है। तो बच्चों अब हम करेंगे इसके अंदर सेल्स इन सीरीज, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के अंदर क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर बाद में करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर इनका मिक्स करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने दो सेल ले लिए, ठीक है, एक का ईएमएफ E1 है और एक का ईएमएफ E2 है, रेजिस्टेंस इसका R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और मैंने एक इक्विवेलेंट डायग्राम और बना दिया, इक्विवेलेंट सर्किट। पहले सर्किट नंबर 1 को यूज करते हैं। सीरीज में आपको याद होगा, रेजिस्टेंस में मैंने बताया था, सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है और वोल्टेज की वैल्यू डिवाइड हो जाती है। तो करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, तो वोल्टेज कितने में डिवाइड होगी, जितने सेल होंगे, तो V1 प्लस V2। अब करते हैं, V का फॉर्मूला क्या होता है, V होता है E माइनस आई आर, ठीक है। सेल 1 के लिए ले लो, फॉर द सेल 1, सेल 1 के लिए V1 क्या हो जाएगा, E1 माइनस आई आर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, E1 माइनस आई आर 1, आई सेम होता है। सेल 2 के लिए क्या हो जाएगा, E2 माइनस आई आर 2। अब इन दोनों को उठा करके इसमें डाल दो, इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, 2 को 1 में पुट कर दो। मैं अभी यहां पे दो सर्किट बनाए हैं, नंबर 1 नंबर 2। अभी मैं पहले सर्किट के बारे में बात कर रहा हूं, सर्किट नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। इसको आगे यूज करूंगा जब मेरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, तो आंसर क्या आ गया, V इक्वल टू E1 माइनस आई आर 1 प्लस E2 माइनस आई आर 2, ठीक है। अब अब देखो E1 E2 एक साथ लिख दो, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2, ये V हो गया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट से, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है, आपके पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। 4 और 3 को कंपेयर कर लो, कंपेयर 3 and 4, कंपेयर 3 and 4, तो क्या होगा, जो E इक्विवेलेंट की जगह है वो उसके सामने आ जाएगा। E इक्विवेलेंट क्या आ गया, E1 प्लस में E2, बस खत्म। दूसरा क्या है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, R इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2। ये आपके आंसर आ गए बच्चों, खेल खत्म। समझ में आ गई बात।
अगर यहां पे बात होती है बहुत सारे सेल्स हैं, दुनिया जहान के सेल हैं, n सेल्स हैं, 4n सेल्स, क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 अप टू En। सारे अलग अलग हैं, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। अगर सारे सेम हैं, सारे सेल सेम हैं, 4 आइडेंटिकल सेल्स, E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, Ne। सेम है सारे के सारे, मैंने बोला 2 वोल्ट के 10 सेल लगा दिए तो 10 दूनी 20, और 20 वोल्ट के 10 सेल लगा दिए 200, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? तो सेम हो तो Ne, क्लियर है। सिमिलरली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस फॉर n सेल्स क्या हो गया, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 अप टू Rn, क्लियर है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद सेम फॉर आइडेंटिकल सेल्स के लिए क्या होगा, NR इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, क्लियर है, समझ में आ गई बात। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज हमने छोटी मोटी बातें पढ़ी हैं, इसके बेसिक सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है हमने ये तो पढ़ा है, मैं एक बार तुम्हें बता देता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है जो कि कोई भी सेल के अंदर जो मटेरियल होता है वो आपको ऑफर करे। रेजिस्टेंस मतलब सेल का जो मटेरियल, जैसे हमारे सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। लिख लो इस चीज को, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, the resistance offered by an electrolyte, ठीक है, छोटे r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपको ये बातें याद रखनी है। समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरा जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, उसके अंदर हम करेंगे सेल्स इन पैरेलल एंड ग्रुपिंग, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।